हेलो फ्रेंड, वेलकम टू बाजीराव रेड्डी इंस्टीट्यूट। टुडे एनालिसिस के आज के अंक में हम 20 नवंबर 2023 के प्रमुख समाचारों पर विश्लेषण करके समझने की कोशिश करते हैं। आज के प्रमुख समाचारों पर ध्यान देते हैं तो वैसे तो बहुत मुद्दे हैं, लेकिन दो प्रमुख मुद्दे हैं जिन्हें थोड़ा डिटेल समझने की ज़रूरत है और ये दोनों हमारे सिलेबस से डायरेक्ट जुड़े हुए हैं। मतलब कई बार क्या होता है कि आप पूरा लेख है, चर्चा में है, पढ़ाना है, उसमें कुछ चीज़ें होती है, लेकिन कुछ मुद्दे डायरेक्ट जुड़े होते हैं। ठीक है, जो पहला मुद्दा है वो साइप्रस कॉन्फिडेंशियल करके एक रिपोर्ट आई है। वो एक वैश्विक स्तर पे करीब 100 से ज़्यादा जो है जर्नलिस्टों का एक कंसोर्टियम है, ICIJ बोला जाता है, उसके द्वारा एक रिपोर्ट आई है साइप्रस कॉन्फिडेंशियल करके, जिसमें कई सारी ऐसी घटनाएं, ऐसी चीज़ें बताई गई है जो साइप्रस देश में टैक्स हेवन की समस्याओं को उजागर करता है। और उस रिपोर्ट में जो यूरोपीय यूनियन देशों के समक्ष जो है एक गंभीर कह सकते हो कि एक बात आई है कि यूरोपीय संघ का सदस्य होने के बावजूद साइप्रस में ऐसी टैक्स हेवन की नीतियों के कारण रूस के राष्ट्रपति पुतिन, जिसपे देखा जाए तो यूरोपीय यूनियन ने सख्त प्रतिबंध लगा रखा है, उनके और उनके कई सहयोगी, मतलब उनके नहीं लेकिन उनके कई सहयोगी जो व्यक्ति हैं वो जो है साइप्रस में जो है मनी लॉन्ड्रिंग की चीज़ों से जुड़े हुए हैं। उसमें कई सारे भारतीयों का भी मामला है, कई सारे भारतीय उद्योगपति भी उस तरह से जुड़े हैं, जिसके बारे में उसमें रिपोर्ट में खुलासा हुआ। इस रिपोर्ट में जो है द इंडियन एक्सप्रेस पार्टनर है, तो इंडियन एक्सप्रेस कई दिनों से इस रिपोर्ट पर वो प्रकाशित कर रहा था। आज उसने उसमें अपना एक संपादकीय एडिटोरियल लिखा है जो काफ़ी कह सकते हो कि बेहतरीन चीज़ प्रदर्शित करता है। बाकी उससे क्या और जोड़ना घटाना है वो चीज़ें मैं आपको बता दूंगा, तो इसीलिए हम विश्लेषण करते हैं। ठीक है, तो पहला न्यूज़ ये है। दूसरा न्यूज़ है, ये भी बड़े रोचक होता है कि कई बार ऐसा देखा जाता है कि एक ही विषय पे द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस दोनों ने ही इस पे एक्सप्लेनेशन और आर्टिकल लिखा है। वह है राज्यपाल की जो है किसी विधेयक को कंसर्ट देने, मतलब उसको अनुमति देने या रोकने की प्रक्रिया, इस पे चर्चा है, इस पे हम समझेंगे। और अगर देखा जाए जो चीज़ें पढ़ेंगे वो तो आप लोगों को आपके सिलेबस का डायरेक्ट है, फिर भी हम यहाँ पे उसको समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, चलिए आइए शुरू करते हैं। पहला जो रिपोर्ट है साइप्रस कॉन्फिडेंशियल, ये इस तरह की रिपोर्ट आई है ICIJ के द्वारा, इंटरनेशनल कंसोर्टियम फॉर इन्वेस्टिगेटिंग जर्नलिज्म नाम से एक संस्था है। 100 से अधिक जो पत्रकारों की वैश्विक स्तर पे जो विभिन्न तरह की खोजी पत्रकारिता और इस तरह की कई सारी जांच रिपोर्ट वो लोग करते रहते हैं। भारत के भी जो इंडियन एक्सप्रेस है, इसमें भी, इस रिपोर्टिंग में भी वो शामिल है। और उसने भी जो ये संस्था है, तकरीबन 36 लाख ऐसे रिपोर्ट्स जो कहीं से लीक हुए हैं उसकी जांच करके एक रिपोर्ट बनाई है। और जो इंडियन एक्सप्रेस की जो इसमें भागीदारी है वो भी भारत से जुड़े 20,000 जो दस्तावेजों का अध्ययन करके इसमें रिपोर्ट आई है, जो कहीं ना कहीं टैक्स हेवन देश, जो कर चोरी करने वाले यानी कर पनागाह देश बोला जाता है उनको, वो देश और उनसे जुड़ी चुनौतियों के बारे में, मनी लॉन्ड्रिंग, खासतौर से मनी लॉन्ड्रिंग और उससे जुड़ी सुरक्षा, और जैसे कि मनी लॉन्ड्रिंग या धन शोधन हमारे लिए जो है आंतरिक सुरक्षा का वाले टॉपिक में बहुत गंभीर मुद्दा है। तो वो सिर्फ कर चोरी का नहीं, मनी लॉन्ड्रिंग का, और इस तरह से देखा जाए तो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा का भी एक मुद्दा है, इसलिए इसको हम डिटेल में समझते हैं। ठीक है, मुद्दा क्या है, जैसे इसमें लिखा ही है कि इंटरनेशनल कंसोर्टियम ऑफ इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट हैं, इसके सहयोग से द इंडियन एक्सप्रेस की एक जांच टैक्स हेवन की जटिल समस्या पर पर्दा उठा रही है। इंडियन एक्सप्रेस ही इसमें जोड़ा हुआ है। और जहां तक ICGI का है, 100 से अधिक देशों के 280 खोजी पत्रकार हैं, इसमें वैश्विक नेटवर्क है। ठीक है, तो इसमें इसका नाम है साइप्रस कॉन्फिडेंशियल नाम से। इस पर बात पर केंद्रित है कि कैसे एक भूमध्य सागरीय स्थित द्वीपीय देश साइप्रस जो है, आप देखोगे तो भूमध्य सागर में स्थित एक द्वीप है जो कहीं ना कहीं तुर्की, मतलब तुर्की के साथ जो है वो विवादित है। साइप्रस में ज़्यादातर जनसंख्या जो है ग्रीस की है और कुछ जनसंख्या वहाँ पे तुर्की की है, तो वो एक विवादित है। फिर भी वो भूमध्य सागर में एक स्थित द्वीप है और वह जो है यूरोपीय संघ का सदस्य है।
और जो ये मामला है ये बताया गया है कि कैसे वहाँ पे डर्टी मनी को धोने का, धन शोधन, मनी लॉन्ड्रिंग का एक वित्तीय केंद्र के रूप में जो है तलाश में वैश्विक अमीर यहाँ पे पसंदीदा टैक्स हेवन हो गया है। यानी ये भूमध्य सागर का यह देश साइप्रस, इस रिपोर्ट से ये पता चला है कि दुनिया के बहुत सारे ऐसे व्यक्ति जो कि डर्टी मनी रखते हैं। कैसी मनी? डर्टी मनी, गंदी मुद्रा, यानी जो गलत तरीके से व्यापार अर्जित कर, गलत व्यापारों से या गलत तरीके से पैसे को अर्जित करते हैं, वह अपने पैसे को स्वच्छ तरीके से दिखाने के लिए या इंटरनेशनल फाइनेंशियल सिस्टम में ले जाने के लिए साइप्रस को एक अपना टैक्स हेवन के रूप में एक बेहतरीन, हेवन माने स्वर्ग, और टैक्स का स्वर्ग वो होगा, यानी टैक्स, जैसे आप पे टैक्स लगता है तो टैक्स तो कष्टप्रद होता है ना। आप 100 रुपये कमाए, सरकार उसे से 10, 15, 20, 25, 30 जो भी रुपए लेगी, तो आपको लगता होगा यार कि मैं क्यों दूं, कई लोग नहीं देते हैं, मैं देता हूं। तो कहीं ना कहीं टैक्स ना लोगों को कष्टप्रद लगता है। तो ऐसे देश जहां पे टैक्स ना हो या टैक्स की दर बहुत कम हो और उनके जो पैसे हैं, अभी आप टैक्स देने जाओगे तो भी पूछा जाएगा कि इतने पैसे कहां से आए, कैसे आए। तो ऐसे में ऐसे देश जहां ये सब ना पूछा जाए, वो उनके लिए एक तरह से क्या है, स्वर्ग की तरह, टैक्स हेवन की तरह देश है। तो ऐसे ही एक देश के रूप में साइप्रस भी उभरा है। और ये कहीं ना कहीं इस रिपोर्ट ने पूरे साइप्रस को एक तरह से जो है यूरोपीय संघ के सामने एक तरह से उसको आप कह सकते हो नंगा कर दिया है। नहीं, बस कहना थोड़ा नहीं लगता, लेकिन सच्चाई यही है, हिंदी में यही वर्ड प्रयोग किया जाता है। और साइप्रस के राष्ट्रपति ने कहा है कि वो अपनी जो फाइनेंशियल सिस्टम को ओवरऑल करने के लिए प्रयासरत होंगे। अगर आपको हमारा क्लास आप रेगुलर फॉलो करें तो कुछ दिन 10-20 दिन पहले की एक रिपोर्ट है, वो यूरोपीय यूनियन की एक रिपोर्ट आई थी कि कैसे टैक्स हेवन देशों पर जो मिनिमम अल्टरनेटिव टैक्स 3% का लगा दिया जाए। तो जो है दुनिया की जो ये टैक्स हेवन की समस्या है, इससे टैक्स हेवन देशों में जो जा रहा है पैसा, तकरीबन उस पर से कर लगा के तकरीबन 250 अरब डॉलर रुपए मतलब प्राप्त किया जा सकता है। उसके लिए मात्र दुनिया के 300 व्यक्तियों पर इस तरह का कर लगाया जाएगा। उसमें मैंने डिटेल से बताया था कि इन टैक्स हेवन या टैक्स चोरी की समस्या को रोकने के लिए कैसे जो है क्या क्या प्रावधान हैं। जैसे कि अभी हुआ था कि बैंकिंग सिस्टम द्वारा ऑटोमेटिक रूप से जब देशों के साथ जानकारियां साझा करना, उसका कितना प्रभाव पड़ा है, कैसे उसके कारण जो है 2/3 जो टैक्स हेवन देशों में पैसा है अभी उतना ही है, लेकिन वो अब टैक्स एजेंसियों के पास जानकारी आ गई है। उसी में मैंने एक चर्चा किया था कि उसमें कई देश ऐसे हैं जहाँ की संस्थाएं अभी भी उसको लेके उसका अनुपालन नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उन पर दबाव नहीं है कि अगर वो पालन करते हैं तो उनके ग्राहक चले जाएंगे जो उनके लिए नुकसानदायक है, वो नहीं चाहते हैं। और अगर पालन नहीं करते हैं तो कोई बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता है। तो इस तरह से जो है ऐसे देश अभी भी बहुत सारे ऐसे देश, खासतौर से छोटे छोटे देश जो है वह इस तरह के जो है काम करने वाले, टैक्स की चोरी करने वाले, गलत तरीके से करने वाले जो है मनी लॉन्ड्रिंग आदि देशों के लिए वो जो है एक टैक्स हेवन के रूप में कार्य कर रहे थे। लेकिन ये रिपोर्ट कहीं ना कहीं, चूंकि साइप्रस का जो मुद्दा है ना, साइप्रस पे तुर्की भी लगातार आक्रामक रहा है, और वो चूंकि ग्रीस के लोग हैं, ग्रीस मतलब यूनान के, और इस वजह से साइप्रस अपने आप को यूरोप से जोड़ता है। ठीक है, वहाँ पे ज़्यादातर जनसंख्या वहाँ की है और वो वहाँ का सदस्य होकर यूरोपीय संघ का लाभ और बहुत सारी चीज़ें ले रहा था। ऐसे में ये चीज़ें दिखाई दी कि एक तरफ जो रूस यूक्रेन युद्ध हो रहा है, यूरोपीय संघ जो है तमाम तरह की चुनौतियों को देखते हुए भी रूस पर प्रतिबंध लगाया है। साइप्रस की आर्थिक तंत्र ने, बैंकिंग और इस तरह के तंत्र ने रूस के राष्ट्रपति या रूस के इस तरह के जो पैसे को जो है आने वाले पैसे को व्हाइट मनी कर रहा था, और निश्चित रूप से ये पैसा कहीं ना कहीं पुनः जो है युद्ध में, यानी यूक्रेन के विरुद्ध युद्ध में जा रहा था। ये कहीं ना कहीं साइप्रस पे वो साइकोलॉजिकल दबाव आया है जिसके कारण वहाँ के राष्ट्रपति और वहाँ की जनता ने कहा कि अब हमें अपने आप को, अपनी बैंकिंग सिस्टम को क्लीन करना होगा, उसको ये करना होगा ताकि इस तरह की चुनौतियाँ हमारे सामने न आए। तो कहीं ना कहीं एक चीज़ें हैं जो साइप्रस पे आया है, अभी और बहुत सारे देश हैं जिन पे ये आएगा ही आएगा। इस तरह की रिपोर्टिंग कहीं ना कहीं चीज़ों को उजागर करती है। ठीक है, तो ये मुद्दा है। वैश्विक स्तर पर टैक्स हेवन की चुनौती स्तर पर अगर देखें तो इसमें बताया गया है कि कैसे कई सारी जांच रिपोर्टें आई हैं इस दौरान,
2013 से लेके अभी तक 2013 में ऑफशोर लीक्स हुआ था। 2015 में एचएसबीसी जो है ना, स्विट्जरलैंड का जो प्रमुख बैंक है, स्विस लीक्स हुआ था। 2016 में पनामा पेपर्स आया था, जिसमें कई सारे उद्योगपतियों के बारे में, नेताओं के साठगांठ, यहाँ तक कि जो अंतर्राष्ट्रीय क्रिमिनलों का जो कार्टेल है उनसे जुड़ाव, अमेरिका के कई सारे प्रमुख जो राष्ट्र हैं उनका नाम नहीं लेना चाहिए, भारत में भी कई सारे लोगों का इसमें नाम आया था। पनामा पेपर्स 2017, पैराडाइज पेपर्स 2021, पेंडोरा पेपर्स आया था। इन सब में जो है 2017 में पैराडाइज आया था और ये 2021 में पेंडोरा पेपर्स, और अभी ये आ गया क्या, साइप्रस कॉन्फिडेंशियल। इसमें ये सारी चीज़ें बता रही है, ये बताया जा रहा है कि कैसे लेन देन के एक जटिल चक्रव्यूह को उजागर किया है, जो दिखाता है कि कैसे टैक्स हेवन दुनिया भर के अमीरों को धन बाहर भेजने और अपने मूल देशों को कर भुगतान करने से बचने में मदद देता है। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा ना हम आइए हल्का सा समझ लेते हैं कि धन शोधन क्या है। हालांकि आप लोग जानते होंगे, फिर भी मैं इसको थोड़ा सा समझा देता हूं। धन शोधन, मनी लॉन्ड्रिंग बोला जाता है। देखिए, मनी लॉन्ड्रिंग जो है और जो ब्लैक मनी है उससे थोड़ा सा अलग है, समझिए इस बात को। धन माने मनी, शोधन माने सफाई, लॉन्ड्रिंग में क्या करते हैं आप लोग, गंदगी साफ करते हैं, कपड़ा साफ करते हैं। लेकिन कौन सा कपड़ा साफ करते हैं, साफ कपड़े नहीं, कौन से कपड़े, गंदे कपड़े। गंदे कपड़ों में बहुत सारे दाग रहते हैं, बहुत सारी चीज़ें रहती हैं जिसे आप नहीं चाहते हैं कि वो कोई देखे, तो आप क्या करते हैं, उसको धुल के साफ कर लेते हैं। ऐसे में सोचिए कोई एक मर्डर करने वाला है जिसने मर्डर किया हो और उसके कपड़ों पर खून के धब्बे आ गए हैं। अब वो क्या करेगा, अपने उस चीज़ों को, धब्बों से वो अगर वो रहेगा तो पकड़ा जाएगा, तो वो क्या करता है, साफ करके उस धब्बों को हटा देता है। या कोई काजल की कोठरी में चोरी करने गया है, काला दाग लग गया है, तो उसको धुल के हटा देता है। यानी कुल मिला के आप धोते क्या हो भाई, इन जनरल, कि वैसे तो नॉर्मल भी गंदगी धोते हो, लेकिन कई लोग इसको क्या करते हैं कि जो अपनी ऐसे चीज़ों को, एक आपको समझेंगे अभी बताते हैं, इससे चीज़ों को धोकर अपने कपड़े में जो दाग आदि लगे रहते हैं, जैसे मैं 100 रुपये कमा रहा हूँ और उसमें से हमें सरकार को 20 रुपये देना है, हमारी आय 100 रुपये है, तो हो सकता है कि जैसे मेरे कोई नियम है कि मैं क्या करूँ कि नहीं, मैं अपनी आय को 100 रुपये की जगह 50 रुपये दिखा दूँ। अब हमें कर कितना देना होगा, 50 रुपये का 20 रुपये यानी 10 रुपये, तो वो जो 50 रुपये हो गया ना, अब वो क्या हुआ, कर व्यवस्था से बाहर हो गया, तो वो क्या हो गया, ब्लैक मनी हो गया, वो इस तरह की। ठीक है, वो भी अगर बड़े पैमाने पे है तो धन शोधन का कारण मनी लॉन्ड्रिंग का होता है, लेकिन जो मनी लॉन्ड्रिंग में है उसमें अमूमन वो चीज़ होती है जिसमें लोग चाहते हैं कि कर दे दें। क्यों? क्योंकि अगर कर दे देंगे तो लगेगा कि हाँ ये पैसा अब सही है। उसके लिए वो क्या करते हैं कि ऐसी प्रक्रिया का पालन करते हैं जहां से जो अपराध या भ्रष्टाचार या अन्य गलत तरीकों से कमाया हुआ धन जो है उसमें फाइनेंशियल सिस्टम में आ जाए और वहाँ पे इतनी चक्कर घूम ले, सब कुछ कैसे जैसे वॉशिंग मशीन धुलता है ना, वैसे धुल धाल के पुनः बैंकिंग सिस्टम या पुनः फाइनेंशियल सिस्टम में आ जाए, जिसके तहत अब वो उनका पैसा कहीं भी उपयोग करने में सक्षम हो सकता है। ये पैसा व्यापार में लग सकता है, जैसे कई सारे व्यापारी जो है दूसरे देशों में राउंड ट्रिपिंग के जरिए एक मनी लॉन्ड्रिंग की प्रक्रिया होती है, अपना ही ब्लैक मनी जो है किसी दूसरे देश में भेजते हैं, वहाँ पे उसको फिर वहाँ के बैंकिंग सिस्टम या सेल कंपनियों के जरिए वो अपने ही कंपनियों में निवेश करके अपने कर को, अपने जो है शेयर के मार्केट को बढ़ा हुआ दिखाते हैं, इसे राउंड ट्रिपिंग कहते हैं। इसी तरीके से कोई अपराधी है, कोई भ्रष्टाचारी है, कोई भ्रष्टाचार अधिकारी या नेता है, तो वो अपने वाइट पैसे को करके वो फिर वाइट करके दिखाते हैं। और इसमें बहुत बड़ा जो ड्रग्स मार्फल है, जो ड्रग्स का व्यापार करने वाले हैं, जो स्मगलिंग करने वाले हैं, महिलाओं, बच्चों, हथियारों आदि का जो आतंकवाद वाली चीज़ें हैं, उसको भी अगर पैसा भेजना है तो वो इसी मनी लॉन्ड्रिंग और टैक्स हेवन देशों के जरिए जो है पैसा फाइनेंशियल सिस्टम में भेजते हैं। इसलिए जो मनी लॉन्ड्रिंग है ये एक संगठित अपराध है और बहुत सारे संगठित अपराधों को छुपाने का एक जरिया है। क्योंकि जैसे ही मुद्रा वाइट मनी में जो चीज़ों में आ जाती है, पता चला साइप्रस में कोई पैसा जमा हो गया, अब साइप्रस से आ रहा है, साइप्रस ने चीज़ों को बता दिया कि साइप्रस के बैंकिंग सिस्टम को पता है कि कहाँ से आया है, लेकिन वहाँ से चीज़ें वो ओपेक है, वो बंद है, वो अपारदर्शी व्यवस्था है, तो और लोगों को नहीं पता होता है। तो फाइनेंशियल सिस्टम में चूंकि वो जुड़े हुए हैं, ऐसे में
वहाँ से आने के बाद लगता है कि मुद्रा सही है, जबकि वास्तव में वह कहीं ना कहीं अपराध या भ्रष्टाचार या इसी तरह की, जैसे अभी इसी मामले में कहाँ से आया था पैसा, रूस से आए हुए किसी चीज़ पे वो प्रतिबंध लगाए हैं और वहाँ का पैसा साइप्रस के जरिए, एक यूरोपीय संघ के सदस्य के जरिए ही आके और पूरे इंटरनेशनल मार्केट में अपना जो काम भी करना होता है वो कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं आ रही है। तो कहीं ना कहीं ये जो धन शोधन होता है किसी भी मतलब किसी तरीके से ये अगर देखा जाए तो ये एक अपराध है, संगठित अपराध है। और जो दूसरा सबसे महत्वपूर्ण है, यह अपराध को छुपाने का जरिया भी है, छुपाने का जरिया भी है ना। सर्फ एक्सेल का प्रचार है, दाग अच्छे हैं धुल जाते हैं, तो अच्छे दाग धुल जाएं तो अच्छी बात है, लेकिन मनी लॉन्ड्रिंग के तहत साइप्रस और इस तरह के टैक्स हेवन देशों में जो दाग, गंदे मतलब अपराध के तहत जनित जो मुद्रा है उसको धुल देते हैं और उसके दाग को छुपा देते हैं और अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं को या अंतर्राष्ट्रीय जो इस तरह की संस्थाएं हैं उनको उस जो दोषी व्यक्ति तक पहुंचने के मार्ग में रुकावट डालती हैं। ठीक है, तो इसको इस संदर्भ में हमें देखना है। तो ये है, इसमें दिखाता है कि कैसे मूल देशों को चुनौती करते हैं। अभी इसी तरह की एक एडवोकेसी ग्रुप है, उसने बताया है, टैक्स जस्टिस नेटवर्क है, उसने स्टेटस ऑफ टैक्स जस्टिस 2023 एक रिपोर्ट, प्राइवेट संस्था ये भी, वो बताया है कि दुनिया भर के देशों में अगले 10 वर्षों में टैक्स हेवन के कारण, यानी आगे अगर इसी तरह से नहीं देखा गया तो 4.8 ट्रिलियन डॉलर, 4.8 ट्रिलियन डॉलर यानी 4,800 अरब डॉलर रुपया, मतलब जो है पैसा, धन जो है वह क्या हो जाएगा, का नुकसान हो जाएगा, यानी वो कर से बाहर हो जाएगा। और ये राशि कितनी है, अगर आप देखें तो दुनिया की जो तीसरे नंबर की इकॉनमी है जापान, उससे ज़्यादा राशि ये हो जाएगी अगले 10 सालों में टैक्स हेवन के देशों के द्वारा नुकसान हो जाएगा। ठीक है, और इसीलिए ये मुद्दा एक गंभीर चुनौती होता है। भारत के लिए क्या निष्कर्ष है, भारत में भी इसमें कई सारी बातें की गई हैं। जैसे इसमें बताया गया है कि भारत के कई सारे उद्योगपति, निवेशक जो है, भारतीय निवेशक जो 2007 से 20 के बीच के अवधि में जो है गोल्डन पासपोर्ट योजना, साइप्रस ने एक गोल्डन पासपोर्ट योजना चलाई थी जिसमें आप 20 लाख यानी 2 मिलियन यूरो, 20 लाख यूरो का आप इन्वेस्टमेंट कर देंगे तो वहां पे आपको गोल्डन पासपोर्ट यानी आपको साइप्रस की नागरिकता मिल जाएगी। और साइप्रस की नागरिकता मिलकर यहाँ पे आपने भारत में कई सारा टैक्स चोरी और सारी चीजें किया है और आप 20 मिलियन डॉलर का इन्वेस्टमेंट करके आप उद्योगपति हो या कुछ भी हो, आपको गोल्डन नागरिकता मिल गई, आप साइप्रस के हो गए। अब आप जैसे एक जगह की पासपोर्ट मिलता है, भारत की पासपोर्ट अपने आप समाप्त हो जाता है, वैसे में ही आप वहाँ के अब नागरिक हो गए हैं। अब आप उसके नागरिक के अनुसार पूरा EU और उस तरह के संरक्षण मिलेंगे और साथ ही में वहाँ पे निवेश आदि कई सारी चीज़ें करते हैं। ऐसा करके जो है कहीं ना कहीं भारतीय जो सिस्टम है, जो भारतीय फाइनेंशियल सिस्टम है और बहुत सारी चीज़ों का वो नुकसान पहुँचाते हैं। इसमें कई सारे नाम आए हैं, मैं नाम लेना नहीं चाहता हूँ, लेकिन आप लोग पढ़ लीजिएगा, बहुत सारे नाम इसमें आए हैं। और इससे सीख क्या है, मतलब इसने जो है, इस खोज ने, इस रिपोर्ट ने क्या सीख दी है, कुछ तो सीख मिला। वो सीख ये है कि कैसे साइप्रस यूरोपीय संघ का सदस्य राज्य होने के बावजूद रूसी कुलीन वर्गों के लिए एक मेहनवाज वित्तीय केंद्र बन गया है। ठीक है, रूसी व्लादिमीर पुतिन और तानाशाहों का ये है। तो ऐसे में ये खुलासा बताता है कि टैक्स हेवन देशों के भीतर अंधेरे कोनों में रोशनी बिखेरता है कि कैसे, पहले बताया ना कि साइप्रस, जैसे उस रिपोर्ट में भी कहा गया है कि इसकी समस्या क्यों नहीं आ रही, जो अंतर्राष्ट्रीय शेयरिंग वाली, क्योंकि कई सारे देश हैं उनको नुकसान नहीं है। अब साइप्रस को नुकसान है क्योंकि उसका पूरा का पूरा ना उस देश का क्रेडिबिलिटी, वहां के राष्ट्रपति ने कहा कि अब हमें सख्त कदम उठाना पड़ेगा क्योंकि अब एक देश के रूप में हमारी क्रेडिबिलिटी दांव पे लगी है। निश्चित रूप से आपकी जब क्रेडिबिलिटी दांव पे लगेगी तो इस तरह की चीजें, भाई देखिए, आप गलत करोगे तो कभी ना कभी तो सामने आएगा ही, जब सामने आएगा तो उसका खामियाजा तो भुगतना पड़ेगा। क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे अब ये मान्य हो गया है कि दुनिया जो है आतंकवाद और इस तरह की चीज़ों से निपटने के लिए, खासतौर से जो विकसित और बेहतर कार्य लोकतांत्रिक तरीके के, भारत जैसे, अमेरिका या उस तरह के, जापान, साउथ कोरिया जैसे देश, या जो ऑस्ट्रेलिया जैसे, यानी जो प्रमुख ऐसे देश हैं जो लोकतंत्र और मानवीय मूल्यों को समर्थन देते हैं, ऐसे देश नहीं जो आतंकवाद को अपना नीति मानते हैं, उनकी बात नहीं कर रहे हैं। वो देश
जो लोकतंत्र और आतंकवाद को लोकतंत्र का समर्थक हैं और स्वच्छ अर्थव्यवस्था के समर्थक हैं और आतंकवाद जैसी समस्याओं को वैश्विक मुकाबला करने के लिए एकजुट हैं, वैसे देशों का दबाव है। ऐसे कम से कम 100 से ज़्यादा देश हैं, प्रमुख बड़े देश हैं, 100 के 2 हैं, ज़्यादा दबाव है कि इस तरह के टैक्स हेवन देशों पर कठोर कार्रवाई की जाए। तो निश्चित रूप से ये साइप्रस का घटना अन्य देशों के लिए भी, और इसकी जो जानकारियां मिली हैं इसमें निश्चित रूप से भारत की जो टैक्स एजेंसियां हैं वो अब कार्रवाई आगे शुरू कर देंगी। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला जो न्यूज़ है, राज्य विधायी प्रक्रिया में राज्यपाल की भूमिका। ये देखिए, आप लोग इसको बहुत डिटेल में पढ़ते होंगे, फिर हम वहाँ पे चर्चा कर देंगे। अभी मामला क्या है कि जो राज्यपाल हैं, खासतौर से तमिलनाडु के राज्यपाल या कई ऐसी जगहों के राज्यपाल जो हैं, वो कई सारे जो राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विधेयकों को उनको जो अनुमति देना होता है उसके बाद ही वो विधान बनता है, उसको वो न अनुमति दे रहे हैं, न वापस कर रहे हैं, न राष्ट्रपति को भेज रहे हैं, यानी उस पर कोई भी निर्णय नहीं रखे हुए हैं। इसको लेके 4 राज्यों की सरकार, पंजाब, केरल, तमिलनाडु और एक और तेलंगाना, 4 राज्यों की सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में जो है याचिका दायर कर रखी है कि सुप्रीम कोर्ट राज्यों के राज्यपालों को कुछ इस तरह की निर्देश दें कि इस पे समय सीमा निर्धारित किया जाए, इसलिए चर्चा में हो गया है। आइए जरा इसको देखते हैं। तो तमिलनाडु के राज्यपाल ने RN रवि हैं, लेकिन एक पर्टिकुलर किसी मतलब इसका नहीं कि एक पक्ष के हैं या दूसरे पक्ष के हैं, ये ऐसी घटनाएं पहले भी होती रही हैं। मैंने बार बार बताया है कि जो राजनीति होती है वो अलग होती है, सरकारें अलग होती हैं। तो एक से कोई मतलब नहीं कि आज सत्ता पक्ष में जो है उसके अगेंस्ट जो विपक्ष में है, कभी जो सत्ता पक्ष में रहता था वो बोलता था। तो ये नाम प्रमुख नहीं है, जो कहाँ कहाँ का है ये प्रदेश जान लीजिए, लेकिन इस तरह की घटनाएं होती रही हैं। अपोजिट पक्ष विपक्ष, सत्ता बदल जाने पे कोई केंद्र में रहता है तो वो राज्य के साथ वैसा ही व्यवहार करता है जो आज केंद्र में है। ठीक है, इसलिए कोई उसमें बहुत अंतर नहीं है। एक प्रसिद्ध चीफ जस्टिस का कथन है, उनके पास लोग गए और सत्ता पक्ष कह रहा था कि नहीं नहीं ये हमारे अधिकारों में उल्लंघन का है। हमारी सामने समस्या ये है कि अभी आप सत्ता पक्ष में तो कहेंगे कि ये कार्य हमारे अधिकारों में उल्लंघन है, न्यायपालिका को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, और जब से ही आप विपक्ष में होंगे आप ही सबसे पहले आ जाएंगे और कहेंगे कि न्यायपालिका हमें बचाए, तो हम क्या करें। तो उसी तरह का मामला है, उसी परिप्रेक्ष्य में देखते हैं। इसमें यह है कि तमिलनाडु सहित कम से कम 4 विपक्षी शासित राज्य सुप्रीम कोर्ट के समक्ष हैं और कानून बनाने की प्रक्रिया में राज्यपाल की शक्तियों की रूपरेखा परिभाषित करने में और हस्तक्षेप करने की मांग कर रहे हैं। 18 नवंबर को तमिलनाडु के राज्यपाल द्वारा सहमति रोके जाने के बाद पुनः तमिलनाडु ने एक विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया है और जो भी विधेयक है उनको जो है फिर से अपना लिया है, तो इसलिए चर्चा में हो गया है। संविधान का प्रावधान क्या कहता है? देखिए, जो कहता है राज्यपाल की इस विधेयकों को लेकर वो 2 मेन है। एक तो आर्टिकल 163 है, वो राज्यपाल की शक्तियों के बारे में बात करता है। संविधान का आर्टिकल 163 वो इन जनरल राज्यपाल की शक्तियों के बारे में बात करता है, तो इसको भी ध्यान में रखा जाता है। साथ ही में अनुच्छेद 200 है, वो बताता है कि विशेष रूप से जो राज्यपाल जो है विधेयकों को सहमत के मुद्दे के संबंधित है। यानी ये 2 प्रावधान 163 और 200, इन दोनों को मिला के पढ़ के एक संवैधानिक स्थिति क्लियर होती है। और वो क्लियर क्या होती है? जैसे संविधान का अनुच्छेद 200 कहता है कि जब किसी राज्य की विधानसभा द्वारा कोई विधेयक पास किया जाता है और अगर वो धन विधेयक नहीं है, धन विधेयक तो राज्यपाल यानी सरकार के आता ही है और उस पर राज्यपाल रोक नहीं सकता, वो तो पास होने के बाद वो है, पास किया जाता है, तो राज्यपाल की विधायिका कोई विधेयक राज्यपाल के समक्ष प्रस्तुत करता है तो राज्यपाल के पास 4 विकल्प होते हैं। क्या क्या होते हैं? पहला कि वो विधेयक पर सहमति दे दे, जो विधेयक है जैसा है उस पर सहमति दे दे कि हाँ भाई विधेयक मुझे सहमति दे देगा और वो उसी दिन से विधेयक कानून बन जाएगा। दूसरा, विधेयकों पर सहमति रोक लेना, विथहेल्ड, न वो सहमति दे न असहमति दे, वो अपने पास रखा रहे। तीसरा, वह विधेयकों को पुनर्विचार के लिए लौटा दे। और चौथा, विधेयक को राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित रखे। ये 4 कंडीशन हो सकती हैं जब भी राज्यपाल के समक्ष कोई विधेयक जाता है। ठीक है, अनुच्छेद में एक महत्वपूर्ण प्रावधान है, वो कहा गया है, यही प्रावधान जो चिंता जो कहता है विवाद उत्पन्न करता है, वो है कि राज्यपाल जितनी जल्दी हो सके धन विधेयक के अलावा अन्य विधेयक को इस संदेश के साथ लौटा सकते हैं कि सदन इस विधेयक पर आंशिक रूप से या पूर्ण रूप से विचार करे।
हालांकि एक बार जब विधेयक लौटा दिया जाता है, पुनर्विचार करती है और इसे एक बार फिर से राज्यपाल के पास भेजती है, तो राज्यपाल उस पर सहमति नहीं रोक सकते। तो देखिए मामला क्या है कि इसमें है कि ऐसा होता है कि कई बार ये प्रावधान इसलिए किए गए हैं कि कई बार जैसे कोई सरकार ने एक विधेयक पास किया, राज्यपाल के पास भेजा और वो सरकार जो है विधानसभा में बहुमत से चली गई, तो अब दूसरी जो सरकार आएगी तो वो रोक सकती है राज्यपाल को ऐसा करने से कि आप उस विधेयक को वापस कर दो या आप उस विधेयक को सहमति न दो। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे प्रावधान हैं जिसमें, या कई विधानसभाएं ऐसे कोई ऐसा विषय न पास कर दें जो संविधान का अतिक्रमण करना होता, इसलिए राज्यपाल उसको पुनर्विचार के लिए रख सकते हैं, उसे अपने पास रख सकते हैं या उसे राष्ट्रपति के समक्ष भेज सकते हैं कि राष्ट्रपति देख लें कि ऐसी क्या स्थिति है। ये सारे प्रावधान किए गए हैं। ठीक है, लेकिन होता क्या है कि इसमें जो समय सीमा है कि जितनी जल्दी हो सके, अब जितनी जल्दी हो सकेगा कोई समय सीमा है नहीं, तो उसमें क्या होता है कि जो विपक्षी शासित राज्य हैं वहां पे सरकार और राज्य के बीच में जो है खींचातानी चलती रहती है, तो इसको लेकर एक चुनौतियां उत्पन्न होती रहती है। तो एक प्रश्न है कि क्या राज्यपाल हमेशा के लिए रोके रख सकता है या कितने समय तक के रोके रख सकता है। देखिए सिद्धांत के रूप में तो अभी कुछ ऐसा नहीं कहा गया है, लेकिन व्यवहार में ये संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि फिर आपको आर्टिकल 163 पढ़ना पड़ेगा। वो कहता है कि राज्यपाल मस्ट एक्ट, यानी जो भी उसके आएगा उसको करना होगा, और इसका मतलब है कि ये इस तरह की चीज़ों में वो मनमाना नहीं कर सकता है, उसे जल्दी से जल्दी निर्णय लेने पड़ते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी अरुणाचल प्रदेश कोहेम नमाम रेबिया मामले में भी ये कहा था कि निश्चित रूप से बेशक राज्यपाल किसी विधेयक पर अपनी असहमति अनिश्चित काल तक नहीं रोक सकते हैं, उन्हें एक संदेश के साथ विधानसभा के पास करना होगा और इसमें विधेयक के संशोधन के लिए सिफारिशें शामिल करके भेजना होता है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट में राज्यों की क्या दलीलें हैं? अभी वही कि जो उनके द्वारा ऐसा करने से उनके द्वारा जो विधायी कार्य हैं वो रोके जा रहे हैं। जैसे देखिए कि केरल ने कहा है कि विधायी राज्यपाल करने से जो है अधिक समय लगता है। तमिलनाडु ने कहा है कि इसमें दिन पर दिन की फाइलें, नियुक्ति और उसमें जो है सुप्रीम कोर्ट द्वारा किसी मुद्दे को लेके जो है आदेश दिया गया है कि उसको सीबीआई को भेजा जाए, उसको राज्यपाल रोके रखे हैं। और ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके आधार पे कहीं न कहीं पूरा प्रशासन ठप हो गया है और प्रशासन और राज्यपाल आपस में टकराने लगे हैं। ठीक है, विभिन्न आयोग, इस संदर्भ में विभिन्न आयोगों की क्या सिफारिश है? तो इस संदर्भ में दो प्रमुख आयोग हैं जिनको हमें देखना चाहिए। एक है केंद्र राज्य आयोग प्रथम, और उसको प्रथम नहीं, जैसे केंद्र राज्य आयोग या सरकारीय आयोग 1987 में था। इसमें कहा गया है कि ये हमारे लिए महत्वपूर्ण है, अभी तक तो आप सब लोग पढ़ते ही थे, कि यह केवल राष्ट्रपति के विचार के लिए विधेयकों का आरक्षण है, उसको छोड़कर वह भी असंवैधानिकता के दुर्लभतम मामलों में, यानी कि ऐसा कोई विधानसभा ऐसा विधेयक पास कर दे जो असंवैधानिक है, उसको छोड़ के जब राष्ट्रपति के लिए जाना चाहिए, बाकी जिसे राज्यपाल की विवेकाधीन शक्ति के रूप में निहित किया जा सकता है। यानी कौन सा राज्यपाल का डिस्क्रिशनरी पावर है? सरकारी आयोग कहता है जो कि असंवैधानिक प्रवृत्ति का लगे और जिसे राष्ट्रपति के लिए आरक्षित किया जाए। बाकी मामलों में, ऐसे असाधारण मामलों को छोड़कर राज्यपाल को मंत्रियों की सलाह के अनुसार अनुच्छेद 200 के तहत अपने कार्यों का निर्वहन करना चाहिए। अब आर्टिकल 200 के तहत करना चाहिए तो मंत्रिपरिषद तो कहेगी ही कि आप उसको करो। ठीक है, और उसने सिफारिश दिया कि राष्ट्रपति के लिए भी जो अधिकतम दिया जाए, वो भी 6 महीने की अवधि के भीतर ऐसे विधायकों का निपटार कर दें। राष्ट्रपति द्वारा अनुमति रोके जाने की स्थिति में जहां भी संभव राज्य सरकार को कारण सूचित किया जाना चाहिए। यानी पता है कि नॉर्मल स्थिति में सरकारी आयोग कह रहा है कि जो है मंत्रिपरिषद के अनुसार राज्यपाल को करना चाहिए, वो केवल असाधारण मामलों में जब वो राष्ट्रपति के लिए भेजते हैं, वैसे स्थिति को छोड़कर उनके राज्यपाल के पास कोई विशेषाधिकार नहीं है। और जब राष्ट्रपति के पास जाता तो वो भी कहता है कि राष्ट्रपति 6 महीने की अवधि के अंदर उसे कर दें, और अगर वो रोक लगाते हैं तो उसे राज्यों को सूचित करें कि क्यों ऐसा कर रहे हैं। इसी तरह से पुंछी आयोग 2010 में बना था, इसने भी सिफारिश की है कि राज्यपाल को उनकी सहमति के लिए प्रस्तुत विधेयक के संबंध में 6 महीने की अवधि के भीतर निर्णय लेना चाहिए। यानी हम इन दोनों के आधारों पर सलाह दे सकते हैं कि राज्यपाल 6 महीने के भीतर जो है इस पर सहमति दे। हालांकि इसको लागू नहीं किया गया है, जो होता ही हमेशा। तो इस गतिरोध को कैसे दूर किया जा सकता है? देखिए, इसमें आप पूरा राज्यपाल और उस तरह की चीज़ों पर चर्चा कर सकते हैं,
लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण अभी जल्दी ही ये बात कही गई है, वो सुप्रीम कोर्ट ने अभी कहा था जब पंजाब और वहाँ का मामला था, पंजाब में राज्यपाल और वहाँ के मुख्यमंत्री का मामला था, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था बड़ा मोटे तौर पे, वो कहा कि हमें नहीं, संवैधानिक संस्थाओं, राज्यपाल को तो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट कुछ निर्देश भी नहीं दे सकता है, वो उनके सचिव के माध्यम से, राज्यपाल राष्ट्रपति को नहीं दे सकते हैं, उनके सचिव के माध्यम से जाता है। कहा कि राज्यपालों और मुख्यमंत्रियों के लिए थोड़ा आत्ममंथन करना होगा और अपने जो व्यक्तिगत इस तरह के टकराव हैं उनसे ऊपर उठकर जो है वो एक संवैधानिक पद की गरिमा के अनुसार काम करना होगा। और बाकी तो जो है कह सकते हो कि सुप्रीम कोर्ट में मामला चल ही रहा है, और जो सुप्रीम कोर्ट का जिस तरह का अगर निर्देश आएगा, जैसे अभी सुप्रीम कोर्ट ने अभी जो विधानसभा के अध्यक्षों को जो अयोग्यता के मामले में दिया था कि 3 महीने के अंदर करे, हालांकि वो विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में नहीं दिया है, वो एक न्यायाधिकरण के रूप में दिया है। सुप्रीम कोर्ट राज्यपाल को इस तरह का निर्देश हाँ उनके सचिव को दे सकता है, लेकिन चूंकि मामला है, सुप्रीम कोर्ट एक संवैधानिक कोर्ट होती है और उसकी जिम्मेदारी है, अगर राज्य कह रहे हैं कि 2 संवैधानिक संस्थाओं यानी राज्य सरकार और राज्यपाल के बीच में कहीं अगर विवाद है, कहीं कोई क्लैरिफिकेशन की जरूरत है, तो निश्चित रूप से इसे सुप्रीम कोर्ट ही क्लैरिफाई करेगा। अब देखिए क्या मामला आता है, कैसा क्या निष्कर्ष आता है, जैसा जो चीज़ें होंगी हम आपको बताएंगे। ठीक है, चलिए, नमस्कार।